नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ड्रग्स मुक्त भारत, युवाओं को बचाकर ही बनेगा विकसित राष्ट्र। पीसीबी को करारा झटका, आईसीसी ने मैच रेफरी हटाने की मांग को ठुकराया। भारत को इजराइल बताने वाले अफरीदी पर बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार। आतंकी अजहर मसूद का कबूलनामा, ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया पूरा परिवार। और करोड़ीमल कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव पर बवाल, एबीवीपी एनएसयूआई में भिड़ंत। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश को ड्रग्स के खतरे से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया था। शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित और महान राष्ट्र बनाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये सपना तभी साकार होगा जब देश सुरक्षित हो और युवा पीढ़ी नशे से मुक्त हो। युवा किसी भी देश की नींव होते हैं और उनका नशे में फंसना पूरे राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की प्रगति और ड्रग्स के खतरे के बीच गहरा संबंध है और इससे निपटने के लिए ठोस रणनीति जरूरी है। शाह ने ड्रग्स के खिलाफ व्यापक और तीव्र अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य से भारत के आसपास ऐसे 2 क्षेत्र मौजूद हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। इसलिए भारत को इस जहर के खिलाफ और सतर्क रहना होगा। उन्होंने ड्रग्स तस्करी के 3 स्तरों पर प्रहार करने, विदेशी तस्करों को प्रत्यापित करने और जब्त की गई नशीली वस्तुओं को समयबद्ध तरीके से नष्ट करने की आवश्यकता बताई। गृह मंत्री ने कहा है कि यदि देश के युवा नशे से मुक्त रहे और आत्मविश्वास से भरपूर हों तो 2047 तक भारत को विश्व में नंबर 1 राष्ट्र बनने में कोई नहीं रोक सकता। भारत से 7 विकेट की करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों द्वारा हैंडशेक से इनकार पर पीसीबी ने सीधे मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की मांग तक कर डाली है। पीसीबी ने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ होने वाला मैच भी बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की पूरी मांग को सख्ती से खारिज कर दिया है। आईसीसी के सूत्रों के मुताबिक टॉस के वक्त हैंडशेक रोकने का फैसला रेफरी का नहीं बल्कि ग्राउंड पर मौजूद एशियन क्रिकेट काउंसिल अधिकारियों का था। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने बहिष्कार की धमकी को सच करेगा या मैदान पर उतरकर मैच खेलेगा। क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें अब पाकिस्तान टीम के अगले कदम पर टिकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अफरीदी ने भारत पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हुए ये तक कह डाला है कि भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ भी की। एशिया कप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों के हाथ न मिलाने के विवाद पर भी अफरीदी ने बीसीसीआई और टीम इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं। अफरीदी ने इस बयान पर भारतीय राजनीति में घमासान मच गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने अफरीदी को आड़े हाथों लिया। राम कदम ने कहा कि यासिन मलिक के समर्थन में खड़े रहने वाला पाकिस्तानी क्रिकेटर अब राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। ये देश विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। राम कदम ने राहुल गांधी से इस पर जवाब देने की भी मांग की है। 7 मई 2025 रात का सन्नाटा और अचानक आसमान से बरसती आग। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के बहावलपुर में ऐसा कहर बरपाया जिसकी गूंज आज भी गूंज रही है। जैश-ए मोहम्मद का कथित मुख्यालय कुछ ही मिनटों में राख में बदल गया। मिसाइलों की गर्जना से दहला पाकिस्तान अब भी उस रात की दहशत भूल नहीं पाया है और अब सामने आया है सनसनीखेज कबूलनामा। जैश का टॉप कमांडर मसूद इलियासी कश्मीरी हथियारबंद आतंकियों से घिरा कांपती आवाज में मान रहा है, भारतीय सेना ने मसूद अजहर के पूरे परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कश्मीरी की आंखों का डर बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने जैश की कमर तोड़ दी है। वीडियो में चारों ओर बंदूकें तनी हैं और सामने है भारत की ताकत का वो असर जिसने आतंकी दुनिया को हिला दिया। याद कीजिए 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 मासूमों की जान लेने वाला हमला। भारत ने चेताया था खून का हर कतरा गिन गिन कर जवाब देगा और वही हुआ।
रणनीति इतनी गुप्त, वार इतना सटीक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी समझ नहीं पाई कि भारत कब और कैसे उसके दिल तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान के भीतर इतनी गहराई तक प्रवेश कर अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया। आज पूरा पाकिस्तान हतप्रभ है। दुनिया देख रही है कि जब भारत बदले की ठान लेता है तो उसके दुश्मनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस नई रणनीतिक ताकत का नाम बन गया जिसने जैश ए मोहम्मद की जड़ों को हिलाकर रख दिया और आतंक के आकाओं को सहरने पर मजबूर कर दिया। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय के करोड़ीमल कॉलेज में छात्र संघ चुनाव प्रचार के बीच माहौल अचानक से गर्मा गया। एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में लिया और पूरे परिसर में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया। एनएसयूआई का आरोप है कि एबीवीपी समर्थकों ने उनके पूर्वांचल छात्र कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की। वहीं एबीवीपी ने किसी भी तरह की हिंसा में शामिल होने से साफ इनकार किया है और कहा है कि ये एनएसयूआई के अंदरूनी विवाद का नतीजा है। कांग्रेस समर्थित संगठन का कहना है कि एनएसयूआई को मिल रहा भारी समर्थन एबीवीपी की हताशा दिखाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा और नतीजे अगले दिन आएंगे। इस बीच भाजपा नेताओं ने एबीवीपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए जोरदार प्रचार तेज कर दिया है। सांसद योगेंद्र चांदोलिया के नेतृत्व में मंडल स्तर तक टीम बनाकर छात्रों से संपर्क किया जा रहा है और हर छात्र को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि राज्य के सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में कराए जाएं। कोर्ट ने कहा है कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 से पहले खत्म होनी चाहिए और ये बहाना बनाकर चुनावों में देरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए तर्क जैसे ईवीएम की कमी, बोर्ड परीक्षाओं के चलते स्कूल परिसर की उपलब्धता की समस्या और कर्मचारियों की कमी को कोर्ट ने साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आगे किसी भी तरह का समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। अगर राज्य को किसी अन्य लॉजिस्टिक मदद की जरूरत हो तो आयोग 31 अक्टूबर 2025 से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करे। इसके बाद कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। कोर्ट का कहना है कि जनवरी 2026 तक चुनाव खत्म करने में बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देना भी जायज नहीं है क्योंकि परीक्षाएं मार्च 2026 में निर्धारित हैं। ये आदेश महाराष्ट्र में लंबे समय से टल रहे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए सख्त चेतावनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य किए जाने के आदेश पर पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण भी मिला है। ऐसे अनुभवी शिक्षकों की योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन दाखिल करने का कहा है। इस कदम से हजारों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने इसे शिक्षक हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने सुझाव दिया है कि रिवीजन से पहले
एनसीटीई से ये स्पष्ट कराना होगा कि रेटे 2009 से सेक्शन 23 का संशोधन पुराने शिक्षकों पर लागू नहीं होता। इससे पहले नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पर संकट नहीं आएगा। ये पहल शिक्षकों में भरोसा पैदा करेगी। पिपराइच क्षेत्र के धूषण महुआ चापी जंगल में बीती रात गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई है और एक अन्य घायल हो गया है। मंगलवार सुबह नाराज ग्रामीणों ने घटना के विरोध में सड़क जाम कर दिया। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। गुस्साई भीड़ ने मौके पर खड़ी एक मैजिक गाड़ी में भी आग लगा दी। मामला गौ तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और पीएसी की टीम ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया। हालांकि लोग उग्र होकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार पत्थरबाजी भी कर रहे थे। तनावपूर्ण स्थिति के बीच स्थिति पर काबू पाने की पूरी कोशिश जारी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स तेजी से बदलते रहते हैं और इन दिनों गूगल जेमिनी की मदद से तस्वीरों को एडिट करने का ट्रेंड खूब चर्चा में है। इस ट्रेंड में लोग अपने वर्तमान रूप को अपने बचपन के रूप में मिलवाते हुए इमोशनल तस्वीरें बना रहे हैं। इसी ट्रेंड का एक हिस्सा है हग माई यंगर सेल्फ। इसमें व्यक्ति खुद को अपने बचपन के रूप में गले लगाते हुए दिखाता है। अब इस भावुक ट्रेंड में सेलिब्रिटीज भी भाग लेने लगे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा लिया और एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। उनकी ये तस्वीर फैंस के दिलों को छू रही है। आलिया भट्ट की ये तस्वीर उनके एक फैन के पेज द्वारा बनाई गई, जिसमें आलिया अपने बचपन के रूप को गले लगा रही हैं। इस तस्वीर पर लिखा है, मैं नहीं कर सकती, आज छोटा वाला कितना गर्व महसूस कर रहा होगा। आलिया ने इस इमेज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, कभी कभी हमें अपने अंदर के 8 साल के बच्चे को गले लगाना ही पड़ता है। आलिया का ये भावुक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गूगल जेमिनी का हग माई यंगर सेल्फ ट्रेंड का एक एआई आधारित इमेज जनरेशन प्रक्रिया है, जिसमें यूजर्स अपने वर्तमान और बचपन की तस्वीरों को मिलाकर एक भावनात्मक दृश्य तैयार करते हैं। इस ट्रेंड के माध्यम से लोग खुद को बीते दिनों में ले जाते हैं और खुद को अपने छोटे रूप को सहारा देते हुए दिखाते हैं। ये ट्रेंड लोगों को आत्मस्वीकृति, गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का अनुभव देता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet का महाघोटाला अब खेल और फिल्म दोनों दुनिया को झकझोर रहा है। टी20 और वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार युवराज सिंह और 2007 की टी20 हीरो रॉबिन उथप्पा अब प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर है। ईडी ने इन दोनों को नोटिस जारी कर दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने का आदेश दिया है। 22 सितंबर को उथप्पा और 23 सितंबर को युवराज से घंटों तक सख्त पूछताछ की जाएगी। इस बीच बॉलीवुड में भी तहलका मच गया है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को आज बुलाया गया है, जबकि अभिनेता सोनू सूद को 24 सितंबर को सम्मन भेजा गया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि 1xBet से जुड़ी कंपनियों ने देश भर में करोड़ों की ठगी की, टैक्स चोरी की और काले धन को सफेद करने की कोशिश की है। सरकार ने पहले ही ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर कड़ी पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, मानसिक नुकसान और राष्ट्रीय सुरक्षा तक को खतरा बताया जा रहा है। अब पूरे देश की नजर ईडी की इस हाई प्रोफाइल पूछताछ पर है, जहां खेल और सिनेमा जगत के नामी चेहरे कानून के कटघरे में खड़े होंगे। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।